तो महंगे कोम्बुचा और विदेशी प्रोबायोटिक्स का जिक्र होता है। लेकिन भारत की रसोई में सदियों से एक बहुत ही साधारण सी डिश है खिचड़ी, जो चुपचाप अपना काम कर रही है। ये सिर्फ भोजन नहीं है, मतलब एक एहसास है। और ये एक ऐसा एहसास है जो हमारी यादों से, हमारी संस्कृति से और जैसा हम आज देखेंगे, हमारे विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। आज हम इसी खिचड़ी की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास साहित्यकार और पत्रकार अजामिल का एक बहुत दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है खिचड़ी पकाना, खिचड़ी खाना, मकर संक्रांति, परंपरा, विज्ञान और सेहत का पावन संगम। बिल्कुल, और इस लेख के जरिए हमारी कोशिश यही समझने की है कि उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की ये जो परंपरा है, क्या ये सिर्फ एक रीति रिवाज है या इसके पीछे खगोल, विज्ञान, आयुर्वेद और मनोविज्ञान का कोई गहरा मतलब ताना बाना छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ पर ही बात करते हैं, मकर संक्रांति। ज्यादातर भारतीय त्योहार किसी पौराणिक कथा या घटना से जुड़े होते हैं, लेकिन ये त्योहार पूरी तरह से एक खगोलीय घटना पर आधारित है। ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब हमारे पूर्वज आकाश को इतनी बारीकी से देख रहे थे कि उन्होंने उसके आधार पर एक पूरा त्योहार ही बना दिया। तो क्या होता है इस दिन आकाश में? इस दिन सूर्य ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि से निकलकर देख रहे थे कि उन्होंने उसके आधार पर एक पूरा त्योहार ही बना दिया। तो क्या होता है इस दिन आकाश में? इस दिन सूर्य ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पर इसका असल खगोलीय मतलब ये है कि सूर्य का दक्षिण की ओर जाना रुक जाता है और वो उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसी को उत्तरायण का आरंभ कहा गया है। सरल भाषा में कहें तो दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक तरह से आरंभ। शायद इसीलिए इसे इतना शुभ माना गया है। लेख में ऋग्वेद का एक श्लोक भी है, सूर्य आत्मा जगत थस्थुषश्च, मतलब सूर्य ही चर और अचर जगत की आत्मा है। तो क्या उत्तरायण को इसीलिए आत्मिक उन्नति का समय माना गया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उत्तरायण को देवताओं का दिन और ज्ञान का काल माना गया है। ये वो समय है जब प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ जागृत हो रही होती है, और हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि हमें भी प्रकृति के इस चक्र के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस समय में संयमित और सादे भोजन पर जोर दिया, जो हमें सीधे खिचड़ी की परंपरा से जोड़ता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट है ना? हाँ, ये तो हुई खगोलीय और आध्यात्मिक बात। लेकिन इस परंपरा का एक बहुत मजबूत भौगोलिक केंद्र भी है, खासकर उत्तर प्रदेश में। वहाँ ये त्योहार सिर्फ सूर्य की दिशा बदलने का नहीं, बल्कि गंगा में एक डुबकी लगाने का भी है। बिल्कुल। प्रयागराज, वाराणसी जैसे तीर्थों पर तो लाखों लोग स्नान करते हैं, और ये महज एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है। इसके पीछे भी एक गहरा दर्शन है। लेख में श्लोक है, गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, मतलब है गंगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ मुक्ति का अर्थ सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि मन के मैल और नकारात्मकता से भी मुक्ति है। इसके बाद बारी आती है खिचड़ी की। क्या ये महज एक संयोग है कि स्नान के बाद यही व्यंजन खाया जाता है? नहीं नहीं, ये संयोग तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा विधान है जो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। ठंड के मौसम में हमारे शरीर की पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी मंद पड़ जाती है। अच्छा। हाँ, शरीर अपनी ज्यादातर ऊर्जा खुद को गर्म रखने में लगाता है। ऐसे में अगर हम भारी या तला हुआ भोजन खाएंगे तो वो ठीक से पचेगा नहीं। तो शरीर को एक ऐसे ईंधन की जरूरत है जो उसे गर्मी भी दे और जिसे पचाने में ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। बिल्कुल, और खिचड़ी इन सभी जरूरतों पर खरी उतरती है। ये गर्म तासीर की होती है, हल्की और सुपाच्य। तो पहले गंगा में डुबकी लगाकर मन को पवित्र किया, और फिर खिचड़ी खाकर तन को शुद्ध और संतुलित किया। ये देह और आत्मा की एक मिलीजुली शुद्धि का अनुष्ठान है। यहाँ पर हमारे पुरखों की सूझबूझ देखने लायक है। मतलब जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उसे आज का पोषण विज्ञान भी सही ठहरा रहा है। हाँ, और जब हम इसके वैज्ञानिक पहलू को देखते हैं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। विज्ञान की नज़र में खिचड़ी एक कंप्लीट मील है, एक संपूर्ण भोजन। चलिए इसके घटकों को तोड़कर देखते हैं। ठीक है। चावल
चावल से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और दाल से मिलता है प्रोटीन, जो शरीर की मांसपेशियों के लिए जरूरी है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात लेख में बताई गई है वो है इन दोनों का मेल। मुझे तो हमेशा लगता था कि दाल और चावल साथ में बस स्वाद के लिए खाते हैं। नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हमारे शरीर को 9 ऐसे जरूरी अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं जिन्हें वो खुद नहीं बना सकता। हाँ, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जी, उन्हें भोजन से ही लेना पड़ता है। अब होता यह है कि चावल में लाइसीन नाम का अमीनो एसिड कम होता है, पर मिथ्योनीन भरपूर होता है। और दाल में इसका उल्टा है, उसमें मिथ्योनीन कम होता है लेकिन लाइसीन भरपूर होता है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक दूसरे की कमी पूरी हो जाती है और हमें सारे 9 के 9 जरूरी अमीनो एसिड मिल जाते हैं। ठीक यही होता है। ये एक तरह का न्यूट्रिशनल हैक है जो सदियों से हमारी रसोई में चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों को अमीनो एसिड प्रोफाइल का विज्ञान तो नहीं पता था, लेकिन अनुभव से ये जरूर पता था कि अकेले चावल या सिर्फ दाल से वो ताकत नहीं मिलती। इसीलिए तो डॉक्टर बीमार व्यक्ति से लेकर गर्भवती स्त्री, बच्चे और बुजुर्गों तक सभी के लिए इसे एक आदर्श भोजन मानते हैं। ठीक है, शरीर के लिए इसके फायदे तो साफ हैं, हल्का है, पोषक है। लेकिन ये जो मन को शांत करने वाली बात है, ये कुछ लोगों को थोड़ी आध्यात्मिक ज्यादा लग सकती है। क्या आयुर्वेद या विज्ञान में इसका कोई ठोस आधार है? अटता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। और खिचड़ी को सात्विक भोजन का सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है। अच्छा, तो सात्विक भोजन मतलब? सात्विक भोजन वो होता है जो हल्का, ताजा और प्राकृतिक हो, जो मन में शांति, स्पष्टता और संतुलन लाए। चरक संहिता का एक सूत्र है, आहारा शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी शुद्ध आहार से मन की शुद्धि होती है। और इसका शारीरिक प्रक्रिया से क्या संबंध है? मतलब पेट में जो हो रहा है उसका असर दिमाग पे कैसे होता है? इसका सीधा संबंध है। खिचड़ी जैसा वन पॉट मील हमारे लिवर और पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो जब शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने में नहीं लगती तो उससे खुद की मरम्मत और डिटॉक्स करने का समय मिलता है। जब शरीर शांत और संतुलित होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और मकर संक्रांति पर इसमें पड़ने वाला घी, अदरक, जीरा और हींग, मैं हमेशा सोचता था कि ये सब सिर्फ स्वाद के लिए है। नहीं, ये इसे औषधि बना देते हैं। घी जठराग्नि को प्रबल करता है, हींग और जीरा वात यानी गैस को नियंत्रित करते हैं, अदरक सूजन कम करता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला है। ये कंफर्ट फूड वाली बात तो 100% सही है। मुझे याद है बचपन में जब भी बीमार पड़ते थे तो माँ के हाथ की बनी खिचड़ी ही मिलती थी और उससे सच में आराम मिलता था। आपने बिल्कुल सही अनुभव साझा किया। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। लेख में इसे भारत का कंफर्ट फूड कहा गया है और ये बहुत सटीक विश्लेषण है। जब कोई व्यक्ति तनाव, बीमारी या थकान में होता है तो हमारा दिमाग जटिल चीजों से बचना चाहता है। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सरल हो, सुरक्षित हो। और खिचड़ी इन सब पैमानों पर खरी उतरती है। हाँ, खिचड़ी गर्म होती है, नरम होती है, स्वाद में सौम्य होती है। उसे खाने के लिए दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसकी गर्माहट और सरल बनावट हमारे नर्वस सिस्टम तो तुरंत आराम का सिग्नल देती है। पश्चिम में जिसे कंफर्ट फूड कहते हैं, खिचड़ी उसका सबसे श्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक भारतीय उदाहरण है। खिचड़ी का एक सामाजिक पहलू भी है जो बहुत खूबसूरत है। लेख में जिक्र है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में गंगा घाट पर या मंदिरों में बड़े बड़े भगोनों में खिचड़ी पकाई जाती है और प्रसाद के रूप में सब में बांटी जाती है। और ये केवल भोजन बांटना नहीं है, बल्कि सेवा और सामूहिकता का उत्सव है। उस बड़े भगोने में हर तरह के लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं। कोई दाल लाता है, कोई चावल, कोई घी। और जब वो एक साथ पकती है तो वो सिर्फ भोजन नहीं रहती, वो समाज के जुड़ाव का प्रतीक बन जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्छन्ते सर्वकिल विषये, अर्थात यज्ञ भाव से यानी निस्वार्थ सेवा भाव से किया गया भोजन मनुष्य को पापों से मुक्त करता है। वाह! और आज की दुनिया में इसकी वापसी भी बड़ी दिलचस्प है। जिस खिचड़ी को हम बीमारों का भोजन या बहुत ही साधारण मानते थे, वही आज बड़े बड़े वेलनेस सेंटरों में फंक्शनल ईटिंग और बायो हैकिंग जैसे भारी भरकम नामों से परोसी जा रही है। ये आज के दौर की विडंबना भी है और खिचड़ी की प्रासंगिकता का प्रमाण भी। आज किसी महंगे कैफे में आपको मिलेट खिचड़ी बाउल या क्विनोआ खिचड़ी मिल जाएगी। वही खिचड़ी जिसे हम घर का सादा भोजन मानते थे, अब सुपर फूड के तौर पर ब्रांड हो रही है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है
या ये इस बात का सबूत है कि खिचड़ी का मूल ढांचा इतना मजबूत है कि आप उसमें कोई भी सेहतमंद चीज डालें, वो उसे अपना लेती है? मेरे ख्याल में दोनों ही बातें हैं। मार्केटिंग तो है, लेकिन ये खिचड़ी के अनुकूलनशीलता को भी दिखाता है। अब सफ़ेद चावल की जगह पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा, रागी और ज्वार का इस्तेमाल हो रहा है। सब्जियां डाली जा रही हैं। ये खिचड़ी के एक साधारण घरेलू भोजन से वैश्विक वेलनेस ट्रेंड बनने की कहानी है। जो चीज़ अपनी जड़ों से मजबूत होती है, वो समय के साथ अपना रूप बदल सकती है, पर उसका सार वही रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? कि खिचड़ी सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि अच्छा भोजन जटिल हो ये ज़रूरी नहीं, स्वास्थ्य महंगा हो ये ज़रूरी नहीं, और संतोष दिखावे से नहीं, सादगी से आता है। ये सादगी में संपूर्णता का पाठ है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक वार्षिक क्रिया है। लेख की अंतिम पंक्तियां बहुत खूबसूरत हैं और वो इस पूरी बात को समेट देती हैं। अजामिल लिखते हैं कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के बाद जब खिचड़ी का पहला कौर लिया जाता है, तो वो केवल भूख नहीं मिटाता, बल्कि देह को ऊर्जा, मन को शांति और आत्मा को संतोष देता है। यही खिचड़ी की असली शक्ति है। आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में उठता है, खिचड़ी के इस दर्शन को देखते हुए आज के इस तेज रफ्तार दौर में और कौन सी ऐसी साधारण चीजें या परंपराएं हैं जिन्हें हम शायद पुराना या मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हों, जबकि उनमें सेहत, समाज और सादगी का कोई गहरा राज छिपा हो सकता है। ये सोचने वाली बात है।